फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। जो हमारी पिछली 2 क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था प्लासी के युद्ध के बारे में, जो कि 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। उसके बाद हमने पढ़ा था बक्सर के युद्ध के बारे में, जो कि 1764 में लड़ा गया था। और जो हमारी अंतिम क्लास थी वो बक्सर के युद्ध के बारे में थी। तो मैंने आपको बताया था कि युद्ध समाप्ति के बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, भारत के अंदर जो बंगाल क्षेत्र है वहाँ पर द्वैत शासन लागू किया था। ठीक है, और इसको लागू करने वाला जो था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और बक्सर का जो युद्ध है, देखिए वो त्रिगुट सेना थी। एक तरफ 3 सेना संयुक्त रूप से थी, जिसके अंदर की मुगल सेना थी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? शाह आलम द्वितीय कर रहा था। उसके अलावा दूसरी तरफ देखिए अवध का नवाब था सुजाउदौला, और साथ में जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम। इन तीनों ने मिलकर क्या किया था? अंग्रेज सेना के ऊपर आक्रमण किया था। जो अंग्रेज सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। तो इस युद्ध का परिणाम क्या निकला था कि अंग्रेज इस युद्ध में विजित हो गए थे। और इसके बाद देखिए इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी, तो जिनमें से एक संधि देखिए इसके साथ हुई थी, मुगल जो बादशाह है शाह आलम द्वितीय के साथ। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि संधि के दौरान क्या किया गया था। अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। किससे? जो मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय, उससे ये दीवानी प्राप्त कर ली। तो दीवानी प्राप्त करने के बाद जो अंग्रेज गवर्नर है, जिसका कि क्या नाम है, रॉबर्ट क्लाइव, उसने क्या किया था? बंगाल के अंदर द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी। तो देखिए ये हम इस क्लास में पढ़ेंगे आज की में कि जो ये शासन प्रणाली है, द्वैध शासन प्रणाली, ये क्या हुआ करती थी, ये किस प्रकार से इसके अंदर कार्य हुआ करते थे, और क्या ये भारतीयों के हित में थी या नहीं थी। अगर नहीं थी तो क्या क्या इसके दुष्परिणाम निकले थे, और इसके लागू करने के पीछे अंग्रेजों की मंशा क्या थी, क्या क्या उसके कारण थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं सब पहलुओं को, जो कि किससे संबंधित है? बंगाल के द्वैध शासन से। तो देखिए बंगाल का द्वैध शासन, तो द्वैध शासन जो है इसको डायरकी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो द्वैध शासन है इसका जनक कौन है, तो आप रॉबर्ट क्लाइव नहीं बताएंगे। रॉबर्ट क्लाइव इसका जनक नहीं है। अगर जनक की बात करें तो देखिए लियोनल कर्टिस नाम का एक व्यक्ति है, उसको इसका जनक माना जाता है। अगर बात करें डायरकी की, तो सर्वप्रथम उसने इस शब्द का जो प्रयोग है वो उसने एक पुस्तक लिखी थी, जिसका कि क्या नाम था? डायरकी। उसके अंदर इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, डायरकी का या फिर द्वैध शासन का प्रयोग किया था। और अगर बात करें बंगाल के विषय में, तो बंगाल के क्षेत्र में इसको लागू करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव जो है वो इसका जनक नहीं है। डायरकी का जनक कौन हुआ? लियोनल कर्टिस हुआ। और आप कह सकते हैं कि बंगाल के अंदर द्वैध शासन का जनक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। तो देखिए ये द्वैध शासन क्या था? ये कोई नई प्रणाली लागू नहीं की थी। तो इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि इस जो ये युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध, जिसके कि बाद में ये द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, तो उस युद्ध से पहले तक बंगाल के अंदर किस प्रकार से प्रशासन किया जाता था, क्या वहाँ पर प्रशासन की प्रणाली थी, तो वो हम समझेंगे। तो देखिए हमने पढ़ा था, जब स्टार्टिंग में बंगाल के बारे में पढ़ा था कि जब जो बंगाल है, जब वो स्टार्टिंग में मुगल साम्राज्य के अधीन आया करता था। तो देखिए मुगल कालीन क्या था मुगल साम्राज्य में, कि जो भी मुगल साम्राज्य था उसको प्रशासन में सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किया गया था? प्रांतों के अंदर बांट दिया गया था। अब जो प्रांत थे ना, वहाँ पर क्या था? उनको सूबा कहा जाता था। तो सूबों के अंदर जो प्रशासनिक कार्य होते थे या फिर जो राजस्व को इकट्ठे करने का कार्य होता था, तो उसके लिए वहाँ पर सूबेदार नियुक्त किए जाते थे। तो बंगाल के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो औरंगजेब था उसके समय काल में देखिए जो मुर्शिद कुली खान था ना, वो बंगाल का क्या था? सूबेदार था। तो वो वहाँ पर क्या करता था कि बंगाल के जो प्रशासनिक कार्य हैं, उसके अलावा वहाँ से जो रेवेन्यू या फिर राजस्व इकट्ठा करना है, तो वो कार्य कौन किया करता था? मुर्शिद कुली खान किया करता था। तो 1707 ईस्वी में क्या हुआ था कि जो औरंगजेब है उसकी मृत्यु हो गई। तो औरंगजेब जो है वो एक शक्तिशाली मुगल बादशाह था। तो जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो उसके सत्ता के अधीन जो भी राज्य आया करते थे, देखिए तो उन्होंने क्या किया? अपने आप को स्वायत्त करने का या फिर स्वतंत्र करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। तो इसी प्रयास में से एक प्रयास बंगाल के द्वारा भी किया गया,
और मुर्शिद कुली खान ने क्या किया कि जो बंगाल है उसको स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी। जो मुर्शिद कुली खान है उसको स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक भी कहा जाता है। तो मुर्शिद कुली खान देखिए, उसने, मैंने आपको बताया था कि उड़ीसा को क्या किया था, बंगाल के अंदर शामिल किया, और उसके बाद मुर्शिद कुली खान ने नवाब की उपाधि धारण की। उसके बाद के जो भी शासक थे बंगाल के, वो नवाब कहे जाते थे। तो अब यहाँ पर ये चीज़ समझनी है आपने कि जो प्रशासन है, जो ये द्वैत शासन की प्रणाली है, यानी कि उस समय के अंदर जो प्रणाली थी प्रशासन की, वो किस प्रकार से थी नवाब के समय में, यानी कि मुर्शिद कुली खान के समय में, या बाद के जो भी नवाब हुए थे तब तक भी ये लागू रही थी। तो देखिए, सबसे ऊपर कौन होता था सत्ता के अंदर? नवाब होता था। ठीक है, नवाब हो गया। उसके बाद प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन को दो भाग में विभक्त किया गया था, जिसमें से एक भाग को क्या कहा गया? दीवानी कहा गया, और दूसरा भाग था निजामत। तो दीवानी जो विभाग था उसका क्या कार्य था? उसका काम था राजस्व इकट्ठा करना। ये क्या करते थे कि जो भी वहाँ से जो आय होती थी राज्य की, ठीक है, जो किसानों से कर लिया जाता है या फिर वहाँ पर जो व्यापारी है उनसे टैक्स लिया जाता है, तो इस कार्य को कौन सा विभाग संभालता था? दीवानी विभाग संभालता था। ठीक है, और इसके दीवानी विभाग के लिए देखिए जो पद का सृजन किया गया था कि जो व्यक्ति इस दीवानी विभाग को संभालेगा उसको क्या कहा जाता था? दीवान कहा जाता था। सिंपल सी बात है। उसके बाद देखिए दूसरा विभाग कौन सा था? ये निजामत का विभाग था। निजामत हो गया दूसरा। इसका क्या कार्य था निजामत का? इसका काम था कि जो भी प्रशासनिक कार्य हैं राज्य के अंदर, जो भी प्रशासनिक कार्य हैं, तो उनको संभालने का काम कौन करेगा? सूबेदार करेगा। यानी कि निजामत का पद जिस व्यक्ति के पास था उसको सूबेदार कहा जाता था। प्रशासनिक कार्य जैसे कि आजकल की सरकार हमारे लिए जो भी काम करती है, ठीक है, जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं या कोई पुल का ओवरब्रिज का निर्माण या कुछ भी गतिविधियां हो रही है, तो उस प्रकार के जो भी कार्य किए जाते थे जनता के भले के लिए, सुख सुविधा के लिए, तो उनको प्रशासनिक कार्य बोलते थे। तो वो किसके कौन से विभाग के अंडर में आते थे? निजामत विभाग के अंडर में आते थे। और इसको संभालता कौन था? सूबेदार संभालता था। तो अब तक एक सिंपल सी बात की गई है। सबसे ऊपर नवाब होता था, उसके बाद दीवान और सूबेदार। तो ये जो क्या करते थे, दीवान तो राजस्व इकट्ठा करता था और सूबेदार जो है वो प्रशासनिक कार्य देखा करता था। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ये जो दो विभाग है, दीवानी विभाग हो गया और दूसरी तरफ है निजामत विभाग, तो इन दोनों पर नियंत्रण किसका है? इन दोनों पर नियंत्रण देखिए नवाब का है। ठीक है, नवाब इनको नियंत्रित कर रहा है दोनों को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाद में जब अंग्रेज यहाँ पर द्वैत शासन करेंगे तो यहीं पर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अगर बात देखिए हम करें परिभाषा की बात करें द्वैत शासन या फिर डायरकी क्या होता है, तो इसमें क्या है कि दो शासक एक साथ क्या करते हैं? सत्ता का संचालन करते हैं। तो यहाँ भी देखिए दो शासक आप मान लीजिए, एक तरफ तो दीवान हो गया और एक सूबेदार है। ये क्या कर रहे हैं? सत्ता का संचालन कर रहे हैं, लेकिन किसके सानिध्य में कर रहे हैं? टॉप में कौन है? नवाब है। यानी कि नवाब के अंडर रहकर दीवान और सूबेदार अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो अंग्रेजों में देखिए क्या परिवर्तन आया, उनकी जो द्वैत शासन प्रणाली थी वो क्या थी बंगाल के अंदर। तो बात करते हैं कि बंगाल के अंदर देखिए जो द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी या लॉर्ड क्लाइव के द्वारा की गई थी। उसको बंगाल के अंदर द्वैत शासन का जनक माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर का खाली दिया गया है, यानी कि वहाँ पर पिछले स्लाइड में आपने देखा कि यहाँ पर कौन है? सेंटर के अंदर नवाब है, लेकिन यहाँ पर देखिए नवाब नहीं है ऊपर। ठीक है, नवाब नहीं है। बाकी के जो दो विभाग है वो उसी प्रकार से बने हुए हैं। तो देखिए पहला जो विभाग हो गया वो दीवानी विभाग है। ये अभी पिछली स्लाइड में आपने देखा, सेम उसी की तरह है, दीवानी विभाग है और इसका कार्य क्या है? राजस्व को एकत्र करना, इकट्ठा करना। और दूसरी तरफ कौन सा विभाग हो गया? निजामत विभाग है। निजामत यहाँ लिख लेंगे, निजामत विभाग है। और उसका क्या कार्य है निजामत विभाग का? कि ये क्या करता है? प्रशासनिक कार्य करता है। सेम पहले की तरह ही है जैसा कि नवाब के शासनकाल में हुआ करता था। अब यहाँ पर देखिए परिवर्तन क्या हुआ है कि यहाँ से जो दीवान जो व्यक्ति था, जो दीवानी का कार्य संभालता था, उसको हटाकर ये जो अधिकार है दीवानी का, राजस्व इकट्ठा करने का, ये अधिकार किसने ले लिया? कंपनी के अधीन आ गया ये। ठीक है, कंपनी के अधीन आ गया। जबकि जो नवाब जो केंद्रीय सत्ता में हुआ करता था उसके साथ क्या हुआ? वो सूबेदार की जगह आ गया। ठीक है, यानी कि
प्रशासनिक कार्य पहले सूबेदार देखा करता था, अब कौन देख रहा है? नवाब देख रहा है। अगर बात करें, ये देखिए दो अलग अलग सत्ता हो गई ना। एक तो दीवानी को संभालने के लिए कौन सी सत्ता है? कंपनी हो गई, और दूसरी तरफ जो प्रशासनिक कार्य है उसको संभालने के लिए नवाब हो गया। अब इन दोनों के ऊपर कंट्रोल किसका है? कंट्रोल किसी का भी नहीं है। नवाब यहाँ पर देखिए, नवाब के पास किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं बच गई है कि वो यहाँ सेंटर से इनको संभाल सके अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा तो वो पराजित कर दिए गए हैं। और ये जो नवाब है ये अपॉइंट भी किन के द्वारा किए जा रहे हैं? अब अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि देखिए दो अलग अलग शक्तियों का यहाँ पर शासन हो रहा है, कंपनी का और नवाब का, लेकिन कोई भी केंद्रीय सत्ता यहाँ पर नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये काम यहाँ पर हुआ अंग्रेजों के शासनकाल में। और उसके अलावा देखिए कि अंग्रेजों ने क्या किया, अपने ये अधिकार ले लिए, इन्होंने दीवानी अधिकार ले लिए। ये क्या अब क्या करने लगे? राजस्व इकट्ठा करने लगे। तो राजस्व इकट्ठा करने के लिए भी इन्होंने क्या किया कि भारतीय लोगों को यहाँ पर अपॉइंट किया, दो लोगों को, जो कि क्या करते थे? राजस्व को इकट्ठा करने का काम करते थे, ठीक है। इनको दीवान की तरह ही नियुक्त किया था, दीवान नियुक्त किया था। अब ये दो व्यक्ति कौन कौन थे? मोहम्मद रजा खान बंगाल से और ये राजा सिताब राय ये बिहार से राजस्व इकट्ठा किया करते थे। अब ये भारतीयों को भी अपॉइंट करने का ये कारण रहा था अंग्रेजों के पास, ताकि देखिए जो भारतीय जनता है वो आक्रोशित ना हो, ठीक है। जो कर वसूलने का काम करेंगे वो कौन करेंगे? भारतीय ही करेंगे। मोहम्मद रजा खान या राजा सिताब राय बिहार से इकट्ठा करेंगे, तो भारतीयों के संपर्क में कौन रहेगा? ये भारतीय लोग ही रहेंगे। अंग्रेज जो है वो किसी भी प्रकार से भारतीय जनता के समक्ष यानी कि डायरेक्ट रूप से अभी तक प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ताकि जनता भड़क ना जाए या कुछ भी। और सिंबल मात्र के लिए, नाम मात्र के लिए उन्होंने क्या किया है? नवाब को नवाब बना रखा है वहाँ पर, लेकिन असल में देखिए क्या है, इसके पास कुछ भी नहीं है। इसको दे तो दिए गए हैं नवाब को प्रशासनिक कार्य, लेकिन ये प्रशासनिक कार्य किस प्रकार से करेगा? क्योंकि इसके पास देखिए पैसों की कमी रहेगी। पैसा जो है वो कौन ले रहा है? राजस्व ले रहा है, कंपनी ले रही है। अब कंपनी देखिए यहाँ पर जो भी राजस्व उसने इकट्ठा किया कंपनी में से, बंगाल के क्षेत्र से जितना भी राजस्व इकट्ठा हुआ उसके कुल में से 53 लाख रुपए, केवल 53 लाख रुपए किसको दिए जाते थे? ये नवाब को दिए जाते थे, ठीक है। इसमें नवाब को अपना भाई दरबार वगैरह भी संभालना होता था, उसके अंडर में जितने भी लोग कार्य करते थे उनको वेतन वगैरह भी देना होता था, और बाकी का जो बच जाता था उससे क्या करना होता था? जनता के हित के लिए कार्य करने होते थे वहाँ पर, ठीक है। प्रशासनिक कार्य करने होते थे, भाई सड़कों का निर्माण करवाना है, कुएं बावड़ियों का निर्माण करवाना है, कोई भी जनता के लिए अस्पताल वगैरह बनवाना है, कोई भी जनता के हित के लिए कार्य होगा, तो वो केवल और केवल इसको 53 लाख रुपए के अंदर से ही करना होता था। इसके अलावा देखिए अंग्रेजों ने भाई कुल जो राजस्व था उसके अंदर से 53 लाख दे दिए नवाब को, और दूसरे देखिए 26 लाख रुपए मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय है उसको प्रदान किए जाते थे। जब इलाहाबाद की हमने प्रथम संधि पढ़ी थी जो कि शाह आलम प्रथम के साथ हुई थी, तो उसके अंदर एक कंडीशन ये भी थी कि जो मुगल बादशाह उसको सालाना कितने 26 लाख रुपए की पेंशन पर रखा जाएगा। तो ये पेंशन देते थे और 53 लाख रुपए देते थे नवाब को। बाकी जो बच गया वो कौन रखता था? अंग्रेज अपने पास रखते थे। अब देखिए ये राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं अंग्रेज, लेकिन जो राजस्व इकट्ठा करने की जो भी नीतियां हैं उनका निर्माण भी कौन कर रहा है? ये अंग्रेज ही कर रहे हैं। भारी कर लगाए जाते थे, कृषि के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाए जाते थे, उद्योगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाए जाते थे, तो बहुत ही विनाशकारी इसके परिणाम निकले थे बाद के अंदर। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि जो नवाब है वो केवल नाम मात्र का बच गया था। जनता की नज़रों में देखिए नवाब चाहे ये है, लेकिन असल में संभाल कौन रहा है सत्ता को? अंग्रेज संभाल रहे हैं। तो पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि देखिए जो नवाब है उसके पास किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है, लेकिन जो भी उत्तरदायित्व है जनता के प्रति वो किसके हैं? नवाब के हैं। अगर कोई कार्य नहीं हो रहा है, किसी प्रकार से जनता को परेशानी हो रही है, तो वो देखिए जनता किसको बोलेगी? नवाब को बोलेगी, क्योंकि जनता की नज़र में जो प्रशासन है वो नवाब चला रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अंग्रेज जो है उनके पास हर प्रकार के अधिकार हैं, लेकिन अगर उत्तरदायित्व की बात करें तो किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व उनके सर पर नहीं है। देखिए अगर जनता को टैक्स से परेशानी होती है तो वो किसको कहेंगे? भाई टैक्स वसूलने वाले को कहेंगे, रजा खान को कहेंगे, राजा सिताब राय को कहेंगे। ज़्यादा परेशानी हुई तो नवाब को कहेंगे।
तो इस प्रकार से जो उत्तरदायित्व है वो किसका बन गया, नवाब का। और अंग्रेजों के पास, कंपनी के पास किसी भी प्रकार का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है, केवल और केवल अधिकार है। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप। इसके बाद देखिए, अगर बात करें कि अंग्रेजों ने ये जो द्वैध शासन है ये क्यों लागू किया होगा, क्या क्या कारण रहे होंगे इसके पीछे, कि जो रॉबर्ट क्लाइव है उसने बंगाल के अंदर ये लागू किया द्वैध शासन। तो देखिए, जब ये बक्सर का युद्ध हुआ तो आपने पढ़ा था कि जो संयुक्त सेना थी, 3 संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने परास्त कर दिया था। उसके बाद देखिए, उस समय काल में यही तो था कि अगर किसी ने, राजा ने किसी दूसरे को परास्त कर दिया तो वो जो भी क्षेत्र है, जो विजित क्षेत्र है, वो किसका हो जाएगा, जीतने वाले राजा का हो जाएगा। अब अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त कर ली थी। अगर अंग्रेज चाहते तो डायरेक्ट ही बंगाल पर अपना शासन स्थापित कर सकते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इससे जनता का विद्रोह होने का डर था। तो उन्होंने क्या किया कि जो नवाब है, जो नाम मात्र का नवाब है, उसको नवाब के पद पर बने रहने दिया। इससे क्या था कि जनता यही समझ रही थी कि भाई जो नवाब है यही हमारा क्या है, कर्ता धर्ता है। तो इससे क्या था, जनता ने विद्रोह नहीं किया किसी प्रकार का। अगर अंग्रेज डायरेक्ट सत्ता संभालते तो लोगों का विद्रोह हो जाता। तो इसीलिए क्या किया था भाई, नवाब को तो अपॉइंट कर दिया नवाब की तरह, लेकिन नवाब पर नियंत्रण रखने के लिए ही ये जो द्वैध शासन की प्रणाली है ये अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई, ठीक है। भाई नवाब तो है ही है, उसके ऊपर नज़र कौन रख रहा है, यानी कि उसको नियंत्रित कौन कर रहा है, पैसों से नियंत्रित या फिर हर प्रकार से नियंत्रित कौन कर रहा है, अंग्रेज कर रहे हैं। क्योंकि नवाब को देखिए हर कार्य चलाने के लिए, ठीक है, जो सेना का कार्य है, प्रशासनिक कार्य है, सबको चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। लेकिन वो पैसे के लिए किस पर मोहताज है, कंपनी के ऊपर है। तो जनता के विद्रोह को इसने खत्म कर दिया अंग्रेजों ने इस प्रकार से द्वैध शासन लागू करके। उसके बाद दूसरा जो है उत्तरदायित्व से मुक्ति। ये अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर जनता का कोई कार्य नहीं हो रहा है तो इस विषय में जो उत्तरदायित्व है वो किसका बनेगा, नवाब का बनेगा। अंग्रेजों पर किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं है। तो द्वैध शासन प्रणाली लागू करके अंग्रेजों ने क्या किया कि जो भी उत्तरदायित्व है, जो भी पैसे खर्ची के कार्य हैं, तो उन सब से उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली। उसके बाद देखिए, लाभ का लालच भी था। अंग्रेज जो है वो अधिक से अधिक मुनाफा भी कमाना चाहते थे। तो ये आपको पता ही है कि भाई अंग्रेजों को देखिए पहले भी एक दो जगह की दीवानी प्राप्त हुई थी बंगाल से। तो उन्होंने देखा था कि बंगाल के अंदर जो है वो वास्तव में ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। तो इन्होंने ये क्या किया कि मुख्य रूप से ये अपना जो यही कार्य है, जो राजस्व इकट्ठा करने का कार्य है, यही अपने हाथ में लेना चाहते थे। यानी कि इनको धन का प्रलोभन था, ठीक है। ये अधिक से अधिक भारत के अंदर थे क्यों, ये भारत को लूटने के लिए थे, भारत के अंदर से अधिक मुनाफा कमाने के लिए थे। तो ये भी एक कारण रहा कि इन्होंने क्या किया, बंगाल के अंदर द्वैध शासन को लागू किया। उसके बाद देखिए, जो ब्रिटेन के अंदर जो बोर्ड हुआ करता था, जो कि कंपनी को नियंत्रित करता था, तो उसका भी यही निर्णय रहा होगा कि इस प्रकार की व्यवस्था जो है बंगाल के अंदर लागू किया जाए। उसके बाद देखिए, एक कारण ये भी था कि अंग्रेज अगर इस युद्ध को जीतकर, बक्सर के युद्ध को जीतकर संपूर्ण कार्यभार अपने हाथ में ले लेते, तो देखिए अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से जो भारतीय प्रशासन है उसको चलाने का अनुभव नहीं है, ठीक है। जो वो अंग्रेज क्या है, इंग्लैंड से आए हैं, बाहर की कंट्री से आए हैं, उनको कुछ नहीं पता कि भारत के अंदर जो राजपाट है वो किस प्रकार से चलाया जाता है, यहाँ की जो जनता है उसकी क्या क्या आवश्यकता है, उनके लिए क्या क्या पूर्ति के लिए कार्य करने होंगे। तो अंग्रेजों में क्या है, इस चीज़ का अनुभव नहीं है, उनको इस बारे में पता नहीं है। तो इसी के चलते ये भी कारण रहा होगा कि उन्होंने जो प्रशासनिक कार्य वो संभालने के लिए किसको दिया, नवाब को दिया। और नवाब को कंट्रोल करने के लिए जो दीवानी विभाग है वो खुद के अंडर में कर लिया। ये हो गया। उसके बाद देखिए, दोषारोपण से मुक्ति या फिर दोष मुक्त शासन। तो इनडायरेक्टली आप देखेंगे कि जो अब शासन है बंगाल के अंदर वो कौन चला रहा है, वो अंग्रेज चला रहे हैं, कंपनी चला रही है। लेकिन जनता की नज़रों में शासक कौन है, नवाब है। अगर जनता का कोई भी कार्य किसी प्रकार से नहीं होता है, जनता को असुविधा होती है, जनता को समस्या प्रॉब्लम होती है, तो वो किसके पास जाएगी, नवाब के पास जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये दीवान वगैरह 2 अपॉइंट किए थे कर वसूलने के लिए। अगर जनता को टैक्स ज़्यादा लग रहा है, उनको शिकायत करनी है या फिर उनको विरोध करना है इस चीज़ का, तो वो डायरेक्ट देखिए कंपनी के पास नहीं आएंगे, वो किसको करेंगे शिकायतें, या दोष किसको देंगे, वो नवाब को ही देंगे। तो इसको लागू करने से क्या हुआ कि जो अंग्रेज है वो देखिए जनता के दोषारोपण से भी बच गए। और दूसरा अन्य कारण था अन्य यूरोपियन का भय।
देखिए, भारत के अंदर आपने अभी पढ़ा था कि भाई जो बेदरा का युद्ध हुआ था 1659 में, उसके बाद वांडीवास का युद्ध लड़ा गया 1759 में हुआ था। 1760 में ये अपना वांडीवास का युद्ध हुआ तो फ्रांसीसी हार गए, डच हार गए। लेकिन इनका ये मतलब नहीं था कि जो यूरोपीय हैं वो कमज़ोर पड़ गए थे, अन्य यूरोपियन, ठीक है। जो फ्रांस है उस समय के अंदर भी क्या था, शक्ति का बेहतरीन स्रोत था। तो इनका भी डर था अंग्रेजों को कि अगर भाई कल कोई आक्रमण ना कर दे, ठीक है, अगर हम यहाँ पर सत्ता संभाल लेंगे तो ये अन्य जो यूरोपियंस है ये भी आक्रमण ना कर दे हमारे ऊपर, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या किया इन्होंने कि जो प्रशासन है वो उसको दे दिया नवाब को, ताकि वो उसके अंदर उलझा रहे और ये क्या करते रहे, धन वगैरह वहाँ से इकट्ठा करते रहे राजस्व के माध्यम से, और अपनी सेनाओं को मजबूत करें, ठीक है, अपना जो प्रशासन है उसको मजबूत करें, अंदर ही अंदर कंपनी का जो भी कार्य है। तो ये सब इनकी योजनाएं थी। तो इसी के चलते जो रॉबर्ट क्लाइव उसने क्या किया था, बंगाल के अंदर ये द्वैध शासन लागू किया था। अब कंपनी के हित में तो देखिए ये जो द्वैध शासन है पूरी तरह से लाभकारी था, लेकिन अगर बात करें जनता की तो जनता को क्या हो रहा था, इससे सिर्फ और सिर्फ परेशानी हो रही थी, ठीक है। जनता का कोई कार्य हो नहीं पा रहा है, नवाब के पास इतना खर्चा नहीं है कि वो जनता के लिए कार्य कर पाए, तो जनता के अंदर अराजकता भरी हुई है, विद्रोह भरा हुआ है उसके अंदर। उसके अलावा देखिए दूसरी तरफ जो अंग्रेज है वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में, अधिक से अधिक राजस्व इकट्ठा करने के चक्कर में क्या कर रहे हैं कि जो टैक्स की कीमतें हैं, जो लगान की कीमतें हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे जो फसल पर लगान लगा करता था पहले क्या था कि कम होता होगा, अंग्रेजों ने क्या किया भाई अधिक से अधिक लगान लगा दिया, ठीक है। तो वो किसानों से ज़बरदस्ती वसूला जाता था। पहले क्या था, अगर किसान नहीं चुका पा रहे हैं, किसी वर्ष अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हुई, अगर भाई फसल अच्छी नहीं हुई तो क्या है, नवाब से थोड़ी प्रार्थना की तो नवाब ने छूट दे दी। लेकिन अंग्रेज़ों के समय में ये नहीं था। अगर अंग्रेज़ों ने कोई टैक्स निर्धारित कर दिया है तो वो देना ही देना होता था। अगर कोई टैक्स देने में आनाकानी करता था तो बड़ी ही कठोरता से उस टैक्स को वसूला जाता था। अब ये जनता के प्रति अंग्रेज़ों ने इतना कठोर रुख अपनाया तो उससे क्या हुआ कि जनता के अंदर जो है विरोध की भावना, विद्रोह की भावना भड़क गई और जनता में अराजकता फैल गई। उसके अलावा देखिए भ्रष्टाचारियों के अंदर भी वृद्धि हुई। अब कंपनी के अंदर ही क्या था, कंपनी के देखिए जो गवर्नर थे उन्होंने क्या किया कि पहले जो लोग दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे या फिर अपना निजी व्यापार कर रहे थे तो उनको बंद कर दिया गया इस समय काल के अंदर। तो कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्होंने भी क्या किया, अब देखिए राजस्व जो इकट्ठा करते थे तो उनके लिए भी कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे। तो उसमें क्या था, वो कालाबाजारी करने लगे, उसके अंदर से यानी कि बीच में गड़बड़ी करने लगे, रिश्वत लेने लगे लोगों से। तो यानी कि कहने का मतलब बहुत अधिक भ्रष्टाचार बढ़ गया था, ठीक है। अगर कोई टैक्स नहीं दे पा रहा है तो कोई अंग्रेज अधिकारी वहाँ पर गया, लोगों से रिश्वत ले ली और उसके बदले में जैसे भाई इसको कुछ छूट दे दी। तो इस प्रकार के कार्य बहुत ज़्यादा होने लगे, तो भ्रष्टाचार के अंदर बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। तो इससे भी लोग क्या है परेशान हो गए। तो इसका परिणाम क्या निकला इन सब का कि देखिए जो कृषि और उद्योग धंधे थे वो पूरी तरह से चौपट हो गए। अब किसान फसल उगा रहा है लेकिन उसको जो अधिकतम हिस्सा है वो किस में देना पड़ रहा है, टैक्स में देना पड़ रहा है, ना उसके खाने के लिए कुछ बच रहा है, ना बेचने के लिए बच रहा है, ठीक है। तो इन सब का परिणाम क्या हुआ कि जो कृषि और उद्योग धंधे वो पूरी तरह से चौपट हो गए, बर्बाद हो गए। और इसी के चलते क्या हुआ, अगर बात करें सन 1770 की, तो बंगाल के अंदर भयंकर अकाल पड़ा था। और इस अकाल का सामना करते हुए जो बंगाल की 1/3 आबादी है, जो जनसंख्या है, वो मारी गई या फिर वहाँ से भाई पलायन कर गए और कहीं चले गए। तो बंगाल को काफ़ी ज़्यादा हानि इस चीज़ से, द्वैध शासन से भुगतनी पड़ी। इसके अलावा देखिए अन्य परिणाम ये भी था कि रॉबर्ट क्लाइव ने इस समय के अंदर सैनिकों को एक भत्ता दिया जाता था, जिसको जो भत्ता दिया जाता था शांति काल में, ठीक है, जब सेनाएं काम नहीं कर रही है। अब बंगाल के अंदर शांत है, सेनाएं कोई कार्य नहीं है इस प्रकार का युद्ध वगैरह का, तो शांति के समय सैनिकों को भत्ता दिया जाता था, तो वो भत्ते पर भी रोक लगा दी गई। तो इसके चलते क्या हुआ था कि जो अंग्रेज सिपाही है ना, उन्होंने भी गवर्नर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, श्वेत विद्रोह का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी इसी शासनकाल में हुआ था और कहीं ना कहीं कारण यही था बंगाल में द्वैध शासन। तो ये इसके परिणाम निकले थे। उसके बाद अगर बात करें कि जो ये द्वैध शासन चल रहा है तो इसका अंत किस प्रकार हुआ था, तो देखिए 1772 ईस्वी के अंदर जो गवर्नर बनकर आया था वो कौन था, वारेन हेस्टिंग था। तो वारेन हेस्टिंग ने आते ही क्या किया है, जो जनता इस प्रकार से देखिए बुरी तरह से प्रभावित थी, इससे बहुत ज़्यादा दुखी थी, द्वैध शासन थे।
तो आते ही वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, इस द्वैत शासन को समाप्त किया, क्योंकि वारेन हेस्टिंग ये जानता था कि अगर भाई जनता को इस प्रकार से परेशान किया जाएगा, अगर जनता इस प्रकार से पीड़ित रहेगी तो हम लोग यहाँ पर अधिक समय तक अपना राजपाट नहीं चला पाएंगे, जल्दी ही हमें भारत छोड़ के जाना पड़ेगा, लोग विद्रोह कर देंगे। तो इसके चलते वारेन हेस्टिंग ने क्या किया कि ये जो द्वैत शासन है इसको समाप्त कर दिया। इसके अलावा देखते उसने क्या किया था कि एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विभाग की स्थापना की थी, यानी कि अब द्वैत शासन तो समाप्त हो गया, तो राजस्व जो इकट्ठा वो कौन करेगा, राजस्व को इकट्ठा करने के लिए उसने एक नए विभाग की स्थापना की जिसको कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विभाग कहा जाता था। तो इस विभाग के अंदर जो भी कार्य है वो देखिए सुचारू रूप से किया जाता था, भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने का पूरा पूरा कार्य किया गया। इसके अलावा जो 2 भारतीयों को काम दिया गया था इकट्ठा करने का राजस्व, दीवान जो 2 अपॉइंट किए थे अभी हमने पढ़े थे, तो उनके पद को भी समाप्त कर दिया था, क्योंकि इसकी जगह पर क्या आ गया था, अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विभाग की स्थापना हो चुकी थी, तो ये कर दिया। तो इसके बारे में वारेन हेस्टिंग बारे में 2 बातें और हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, तो इसके बाद इस देखिए इसके अंदर क्या किया गया था, जो वारेन हेस्टिंग है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना दिया गया था। उसके बाद जो मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी अंग्रेजों की, इन दोनों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, ठीक है, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी के जो निर्णय रहेंगे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए मान्य रहेंगे। तो ये काम है। तो ये द्वैत शासन जो लागू किया गया था इसके विषय में आप 2 बातें और याद रखेंगे कि 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कथन हैं जो कि उन्होंने किसके बारे में कहे हैं, द्वैत शासन के बारे में। जो इतिहासकार है के.एम. पन्नीकर, उसने क्या कहा है, इसको डाकू राज्य कहा है या फिर डाकुओं का राज्य कहा है, किसको, जब ये द्वैत शासन लगाया गया था तो इस समय काल को। उसके अलावा एक अंग्रेज गवर्नर अन्य देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने खुद जो ब्रिटेन की संसद है वहाँ पर क्या कहा था कि 1765 ईस्वी से लेकर 1784 ईस्वी तक की जो कंपनी सरकार है भारत के अंदर, वो बहुत ही बुरी और बुरी तरह से भ्रष्टाचारियों की सरकार थी। अब ये खुद अंग्रेज जो गवर्नर है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ये मान रहा है कि जिस समय काल के अंदर ये द्वैत शासन लागू किया गया था तो वो जो समय काल था वो बहुत ही बुरा और पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों से भरा हुआ था। तो ये किसने कहा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके अंदर हमने विस्तार से पढ़ा कि बंगाल के अंदर जो द्वैत शासन था वो किस प्रकार से था, वो क्या था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो और भी मिलते रहें। अगर आपके और कोई फ्रेंड्स जो कि तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, कम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उन तक भी ये वीडियो को आप ज़रूर पहुंचाएं और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि आप लोगों को निश्चित ही सफलता प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो अंग्रेज और मराठाओं के बीच में जो युद्ध हुए थे उनके बारे में। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।